नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति खंतवाल, जहां आगामी सत्र से पहले विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। दूसरी खबर है जहां कुरुक्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर पर सीएम ने वहां आरती में हिस्सा लिया और पूजा की। तीसरी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां फर्जीवाड़ा मामले में स्टेट विजिलेंस ने बिल्डर को गिरफ्तार किया है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां सत्र से पहले विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर गीता महोत्सव का समापन समारोह हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर है जहां फर्जीवाड़े में बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, और चौथी और बड़ी खबर जहां मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, तो वही मौके पर पहुंचकर मासूम की दादी ने उसे बचा लिया है। दिन भर की ये 4 बड़ी खबरें। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं 4 बड़ी खबरों की। पहली तस्वीर जहां पर सत्र से पहले विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया है, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर गीता महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल के साथ तमाम मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता रही जहां फर्जीवाड़े मामले में बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, और चौथी बड़ी खबर जहां पानीपत में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई, तो वहीं पड़ोस में ही रहने वाले और अब बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। खबर पंचकुला से है, जहां सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बजट पर मंथन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर 1 है। इस दौरान राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंखवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे पंचकुला की, जहां पर कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ कई मंत्रीगण शामिल हुए। तो वही बजट से पहले विधायकों को इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। पंचकुला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वित्त प्रबंधन और बजट को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे पंचकुला की। तो वहीं इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री की जिम्मेदारियों को साझा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया, जहां सीएम मनोहर लाल के साथ विधानसभा स्पीकर भी मौजूद रहे। बहुत ही मुझे लगता है पूरे विधायकों के लिए एक आंदोलनकारी कदम है, एक बहुत ज्यादा सीखने जैसा जो एक नवाचार आदरणीय स्पीकर साहब ने इस बार किया है ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट के ऊपर प्रत्येक विधायक के मन में होता है कि भी किस नाते डिपार्टमेंट्स को जो है बजट की एलोकेशन होती है, किस तरह खर्च होता है, और प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था किस नाते घूमती है, एक बहुत बड़ी बेसिक जानकारी के साथ साथ मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन जो है विधायकों का होगा, विषयों के ऊपर उनकी क्लैरिटी होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सराहनीय कदम। स्पेसिफिकली एक बजट को लेकर के और राज्यों के वित्त प्रबंधन किस प्रकार से होने चाहिए, इसको लेकर के एक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, और जो हमारे सभी सम्माननीय मंत्री विधायक, वो जो बजट की बारीकियां हैं, बजट को हमें किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, बजट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और बजट जब हम बनाएं, उस संस्था के 2 एक्सपर्ट यहां पर आए हुए हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पंचकुला में ये वित्त प्रबंधन और बजट को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां पर विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया, कितना अहम ये कार्यक्रम माना जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर विधायकों को जो है प्रशिक्षित किया गया? देखिए, विधायकों का प्रशिक्षित होना जी, मतदाता के प्रशिक्षित होने से ज्यादा अनिवार्य है। विधायक विधेयिका बनाता है, विधायक जिस प्रकार से नियम बनाता है, वो जो नियम और कानून जो प्रदेश पर लागू होते हैं, जी, विधानसभा के अंदर जब खड़े होकर लेजिस्लेशन करता है विधायक, तो उसका प्रशिक्षित होना और अन्य अन्य विषयों का जानकार होना इसलिए आवश्यक है ताकि उसकी पूर्ण सहभागिता हो। अभी हम देखते हैं कि विधायकों की एक टोकन एक्सरसाइज के तहत सहभागिता होती है। पार्टियां विधायकों के स्टैंड निश्चित करती हैं और पार्टियों के अनुसार जो है विधायक जो है उन्हें अपना बिना मत रखे पार्टियों के साथ जुड़ना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि प्राइवेट मेंबर जो बिल भी होते हैं या प्राइवेट मेंबर ऑब्जेक्शंस होती हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि प्रदेशों के अंदर ये कमजोर व्यवस्था रहती है, जबकि जो देश की जो लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, उसमें प्राइवेट मेंबर बिल्स भी ज्यादा होते हैं और ऑब्जेक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो उस नाते से ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण बहुत बहुत आवश्यक है और इस प्रशिक्षण के बूते ही जो है विधेयक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसके लिए उनका चयन होता है, उसके लिए वो अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। जी सर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे 26 दिसंबर से जो है शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में इस बार क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे, किन चीजों पर जो है विशेष रूप से सरकार ध्यान देने जा रही है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फोन करके प्रार्थना की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा था कि क्योंकि राहुल गांधी जी की प्रस्तावित यात्रा है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, तो क्यों ना विधानसभा सत्र जो पहले 22, 23 और 26 से को प्रस्तावित था, उसको जो है उसकी डेट्स को रिशेड्यूल किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए किस प्रकार से इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम के कारण जो है विधानसभा का सत्र आगे गया है। ये हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो हमारा मंत्र है, उसकी सार्थकता को बताता है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से हमने 26 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू करने का फैसला किया, डेट्स को रिशेड्यूल किया। अब प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस जो कि कभी यात्राओं के माध्यम से और कभी चुनावों में गुमराह करने का काम करती है, बहुत सारे विषयों को लेकर जनता के बीच जाती है, ऐसे विषय जो भ्रमित करते हैं, जो झूठ से भरे होते हैं, तो क्यों ना कांग्रेस को अवसर दिया जाए उन विषयों पर आकर विधानसभा में सत्र के दौरान वो चर्चा करें और चर्चा के अंदर जो है अपनी बात तथ्यात्मक तौर पर रखें और उनका जवाब जब सरकार देगी तो सच और झूठ का पर्दा साफ हो जाएगा और जनता को भी इस बात में पता चलेगा कि उनके विषय कितने भ्रामक होते हैं, कितने भ्रमित करने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी ऐसे कानून हैं जो कि हम इसमें पारित करवाना चाहते हैं। हमारी अभी कैबिनेट की बैठक में भी हमने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट निर्णय लिए हैं, जैसे स्क्रैप पॉलिसी जो है डीजल और पेट्रोल के वाहनों की लेकर। इसके अलावा किसान के साथ किस प्रकार 50% मुनाफे की एक पार्टनरशिप में हम सरकारों के तहत जो है काम कर पाए, और भी बहुत सारे इस प्रकार के विधेयक हैं। बहुत सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का विधेयक है। बहुत सारे जो कार्य हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो पास करेगी उसके तहत जो है इस जी। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष का भी ये कहना है कि जो समय सीमा है शीतकालीन सत्र की वो महज 3 दिन की रखी गई और ऐसे में जो विधायक हैं किरण चौधरी, उन्होंने भी ये कहा था कि 3 दिन का जो समय है वो काफी कम है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या समय अवधि को बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये केवल प्रस्तावित है 3 दिन की। हमने देखा है कि अगर काम जो है इससे अधिक रहता है, कुछ काम रह जाता है और ऐसी आवश्यकता पड़ती है, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर साहब हैं उनकी अनुमति से इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा अगर इस प्रकार का काम रह जाता है। लेकिन ये लोग क्योंकि वॉकआउट करते हैं, इनका केवल चीखा चिल्ली करना तो होता है, जनता के बीच में तो चीखा चिल्ली करना, मीडिया को तो इस प्रकार का बयान देना, लेकिन इन 3 दिनों में भी ये कई बार वॉकआउट करते नजर आएंगे। जनता के विषयों पर इनकी गंभीरता केवल और केवल जो है दिखावे भर की है। इसलिए आज ये बात कह रहे हैं, अगर चर्चा ऐसी आवश्यकता महसूस हो 3 दिन से अधिक सत्र को बढ़ाना चाहिए तो सत्र को जरूर बढ़ाएंगे आगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते जहां दूसरी बड़ी खबर कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह से जहां 2022 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थीम पार्क पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 18,000 बच्चों ने सामूहिक गीता पाठ किया और साथ ही मंच पर मुख्यमंत्री के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले प्रासंगिक था। वैश्विक गीता पाठ से दूषित वातावरण ठीक करने में सहायता मिलेगी। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रही जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह 2022 के समापन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत के दौरान 18,000 बच्चों ने गीता का मंत्रोच्चारण किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ तमाम नेतागण मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद खुंगर जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज समापन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये 10 दिन से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, परंतु 29 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह का शुभारंभ किया था और इसके समापन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे तथा उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ मां आरती में शामिल हुए और यहाँ पर आरती की। उससे पहले उन्होंने बकायदा थीम पार्क में जहाँ 18,000 बच्चों ने वैश्विक जो गीता के मंत्रोच्चारण का जो उसमें भाग लिया और उस मौके पर भी मुख्यमंत्री मौजूद रहे और उसके बाद गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में जहां पर गीता पूजन और यज्ञ चल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा आहुतियां डाली गई और उसके उपरांत मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में पड़ रहे 18 मंजिला जो मंदिर है, जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, उसके ऊपर स्वर्ण कलश की स्थापना की। इस तरह से कल मुख्यमंत्री ने हरियाणा कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और वो गीता जयंती महोत्सव को लेकर उत्साहित नजर आए। जी बिल्कुल विनोद, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धर्मनगरी में 18 मंजिला मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब तक कितना निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मंदिर पिछले 4 साल से बन रहा है। 18 मंजिला जो मंदिर है उसका अभी यानी कि ढांचा खड़ा हुआ है और उसकी 18 मंजिल बन चुकी है, परंतु इसको वास्तविक स्वरूप देने के लिए इसके ऊपर कार्य चल रहा है और इसी स्वरूप को जो मंदिर का जो स्वरूप किया जाना है, क्योंकि जो गीता के 18 अध्याय कहे जाते हैं, 18 अध्यायों के अंतर्गत ही ये 18 मंजिला मंदिर बन रहा है और इन 18 अध्यायों और वर्णों के अनुसार इनकी अलग जो मंजिल पर मंदिरों की स्थापना होगी। जी बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। गुरुग्राम में स्टेट विजिलेंस को बड़ी सफलता मिली है। विशिष्ट बिल्डर कुमार गोयल को स्टेट विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि हुडा विभाग के कमर्शियल प्लॉटों को फर्जी कागजात बनाकर अपनी कंपनी के नाम करवाया, जिसकी जानकारी स्टेट विजिलेंस को मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि हुडा विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल है। फिलहाल तत्कालीन स्टेट ऑफिसर मुकेश कुमार सोलंकी से भी इस मामले पर जल्द पूछताछ होगी। साथ ही बिल्डर वशिष्ठ कुमार गोयल की अन्य संपत्तियों की भी जांच हो सकती है। तो गुरुग्राम से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर स्टेट विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान ट्रा टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जीवाड़े में बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड सुशील हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहां
जो स्टेट विजिलेंस को बड़ी कामयाबी मिली है, बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और कितने मामले जो है इन पर दर्ज है? देखिए, गुरुग्राम की खबर है और 2018 में एक शिकायत की गई थी। वो शिकायत जी, उस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हुड्डा के जितने भी पुराने एससीओ हैं या प्लॉट्स हैं, उनको जो पहले अलॉट किए गए थे 96, 95, 97 में, उसको फिर रीअलॉट किया जा रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, यानी हुड्डा विभाग के जो अधिकारी हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनके साथ मिली भगत कर, पैसों का खेल कर उन प्लॉटों को दूसरे के नाम पे 2018 में रीअलॉट कराया गया है। यह जब शिकायत आई, शिकायत की जानकारी प्रदेश सरकार ने इस पूरे मसले को स्टेट विजिलेंस को सौंप दिया। स्टेट विजिलेंस इसकी इंक्वायरी शुरू, तो उसमें वशिष्ठ कुमार गोयल का भी नाम आया, जिन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 23 और 23A में कुछ एससीओज दिए थे। साथ ही कई प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी हेराफेरी की गई। जब जांच आगे बढ़ी तो उसमें यह क्लियर आया जांच के बाद कि कई अधिकारी हुड्डा के ऐसे हैं, इसमें तमाम, देखिए अभी केवल इस बिल्डर का नाम आया है, कई अधिकारियों के नाम आने बाकी हैं, जिसमें स्टेट ऑफिसर से लेकर, यानी गजटेड ऑफिसर से लेकर लोअर लेवल तक तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम इसमें सामने आएगा। और उन्होंने मिली भगत कर जो 97 में रेट पे, जिस रेट पे अलॉट किया गया था इस एससीओ को, उसी रेट में 2018 में अलॉट कर दिया गया आरआर इंटरप्राइजेज इंजीनियरिंग, यानी वशिष्ठ गोयल की कंपनी को। इन्होंने फर्जी तरीके से पूरा खेल रचा था और इसका खुलासा होने के बाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इनको जांच के लिए बुलाया था। 3 दिन पहले की ये घटना है। और जब जांच के बाद उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के बाद 1 दिन के रिमांड पे रखा गया था और रिमांड के तहत माना जा रहा है, जो जानकारी है, हालांकि देखिए जब हमने कोशिश की स्टेट विजिलेंस से बात करने की तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक रिमांड के दौरान तमाम चीजों का खुलासा हुआ है और कई अधिकारियों के नाम इसमें आए हैं। अब माना जा रहा है कि उन अधिकारियों पर भी अंकुश लगेगा, उनको बुलाया गया है जांच में शामिल होने के लिए और निश्चित तौर पर वे सारे लोग सामने आएंगे। एक बड़ा फर्जीवाड़ा खुलकर आएगा, देखिएगा। और गुरुग्राम में एक बड़ा खेल जिस तरफ खेला गया था, अब उसका खुलासा होते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे ये भी जानना चाहिए कितने और अन्य अधिकारियों से इसमें संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है? निश्चित तौर पर जागृति, देखिए स्टेट ऑफिसर जो होते हैं वो गजटेड रैंक के 6 अधिकारी होते हैं और मनोज कुमार सोलंकी का नाम इसमें सामने आया है। उनसे भी पूछताछ विजिलेंस करेगी। साथ ही तमाम जो यहाँ ये कहे हम कि चपरासी से लेकर स्टेट ऑफिसर और स्टेट ऑफिसर जब अरेस्ट होंगे या उनसे पूछताछ होगी तो हो सकता है कि संभवतः बड़े नाम सामने आए, क्योंकि जो अलॉटमेंट होता है वो हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट ऑफिसर के लेवल पे नहीं होता है। री अलॉटमेंट का खेल जब होता है तो तमाम बड़े नाम इसमें शामिल होते हैं। संभवतः डीजी लेवल के अधिकारी शामिल होते हैं, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसका भी नाम सामने आ सकता है। तमाम बड़े पॉलिटिकल नाम है उसमें आ सकते हैं और यही वजह है, मुझे लग रहा है कि हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले को देखते हुए कोई भी अधिकारी अभी खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, मामला चल रहा है, तो उसे साफ लगता है कि एक बड़ा खेल है और कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। सुशील, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि कई अधिकारियों के इसमें संलिप्त होने की जो है जानकारी मिल रही है, उसके अलावा इनकी और कितनी अन्य ऐसी जो है प्रॉपर्टी है जिन पर आगे अब जो है कार्रवाई की जाएगी और उनकी भी जो है उस पर भी जो है कार्रवाई की जा सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, वशिष्ठ कुमार गोयल अभी एक उन्होंने पार्टी भी बनाई थी। पिछली बार मुझे याद है जब इलेक्शन हुए तो उनकी पार्टी में चुनाव भी लड़े थे। उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया था और काफी सोशली भी एक्टिव रहते हैं। और जब यह मामला खुलकर सामने आया है तो निश्चित तौर पे अब एक योजना के साथ तमाम उनकी जितने एसेट्स हैं जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं, कमाए हैं, उन सबकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। वो सबकी जांच की जाएगी और जांच के बाद खुलेगा कि सच्चाई इसमें क्या है और कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिसको इस तरह से फर्जीवाड़ा करके, गलत कागजात तैयार करके उसकी उन्होंने खरीदा है, बनाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बात कर लेते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की, जहां पानीपत में एक 8 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसका आरोप पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर लगा है। आपको बता दें कि जब आरोपी अपने मंसूबों को अंजाम देने वाला था तभी मासूम की दादी मौके पर पहुंच गई और जिसके बाद
आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो पानीपत से खबर आपको बताई, जहां पर एक 8 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई। तो आपको बता दें कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर दुष्कर्म की वारदात को देने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि समय रहते मौके पर पहुंची बच्ची की दादी ने मासूम को बचा लिया। थाना इंडस्ट्रियल सेक्टर 29 में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी बारे। उस पर मुकदमा नंबर 738 और पोक्सो एक्ट व 354 के तहत केस रजिस्टर किया गया है और गोलू नाम का वो लड़का है, उसके अगेंस्ट ये पर्चा दर्ज किया गया है और उसको आज जल्द ही गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी मोहल्ले वाले यही गुजारिश करते हैं कि इसको दोबारा से पुलिस अरेस्ट करे और इसको जो इसने गलत हरकत की है इसको कानून के हिसाब से सख्त सजा दी जाए। हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे, पुलिस चौकी पे भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, जहां तक हो सकता है हम इसको सजा दिलवा के मानेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनीश कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। अनीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात की कोशिश की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? और जिस तरह से आरोपी को जो है गिरफ्तार तो कर लिया गया, आगे उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? चौकी का है जहाँ पर जो 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला है सामने आया था, जो कि पड़ोसी में ही इस पूरे मामले को कोशिश की गई है। और जी आवाज हेलो अनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आरोपी पर अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है और परिजनों का क्या कुछ कहना है? वही पुलिस का ये कहना है कि जो परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की आगामी कार्रवाई कर दी गई है। जी बिल्कुल अनीश, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो पड़ोस का ही रहने वाला था और ऐसे में बच्ची आरोपी तक कैसे पहुंची, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये जो आरोपी है वो बच्ची को गला कर एक खाली प्लॉट में ले गया था जहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। उसी मौके पर उसकी दादी उसको ढूंढते पहुंच जाती है, जहाँ पर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और जो आरोपी की है उसकी भी धुलाई कर दी जाती है जो मोहल्ले द्वारा इकट्ठी पब्लिक ने। जी अनीश, इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आगे क्या कुछ जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है? पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर एक 8 साल की मासूम के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात कोशिश करने की जो है यहां पर कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ आरोपी पर आगे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि परिजनों का कहना है कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस वारदात को अंजाम देने की जो भी कोशिश की गई है उस पर जो भी मुकदमे दर्ज है उसके तहत कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से जो पड़ोसी था आरोपी, वो बच्ची को अपने साथ लेकर जरूर गया था, लेकिन मौके पर मासूम की दादी पहुंच गई और बच्ची को बचा लिया। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही, आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।